नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम इतिहास, और इतिहास में आज हमें पढ़ना है इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ना है? इल्तुतमिश। इसके बारे में हम कुछ बातें बेसिक जान लेते हैं। हालांकि हमारी जो पिछली वीडियो थी वो थी इससे जो पूर्वगामी जो शासक रहे हैं, पूर्व शासक हैं, जो ऐबक है, वो दास वंश का संस्थापक माना जाता है। उसने 1206 में दास वंश की स्थापना की और 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके समय 3 चुनौतियां थी, हम पढ़ चुके हैं कि एक चुनौती यह थी, यहां था यल्दौज, यहां कुबाचा, यहां बख्तियार खिलजी, और यहां था इल्तुतमिश। हालांकि यह चुनौती के रूप में नहीं मान सकते इसे हम, लेकिन उसने बेशक शासक को अपने जो शासन है उसको विस्तार नहीं दिया, अपने साम्राज्य को नहीं बढ़ाया, लेकिन उनको साम्राज्य को जाने भी नहीं दिया। उस अपने साम्राज्य को एक अक्षुण बनाए रखा। तो उसने एक रणनीति के तहत यल्दौज की बेटी से शादी कर लेता है, इसलिए कि कहीं दिल्ली पर यानी कि जो लाहौर पर वो आक्रमण या विद्रोह न कर दे। उस समय ऐबक के समय में जो राजधानी थी वो हम जानते हैं लाहौर थी, और नजदीक है वो कर सकता है, क्योंकि गौरी का इतना उत्तराधिकारी ऐबक था, ये भी उत्तराधिकारी उतने ही है, कुबाचा भी उसी समय का ही है। इसलिए एक रणनीति के तहत इसकी पुत्री से शादी कर लेता है ऐबक। तो यहां यह शांत हो जाता है। उसके बाद कुबाचा से अपनी बहन की शादी करा देता है कुबाचा से, तो कुबाचा को यहां शांत कर देता। इधर इल्तुतमिश से अपनी पुत्री की शादी करवा देता है। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज पढ़ेंगे हम जो इल्तुतमिश के बारे में, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था। आज पढ़ते हैं उसके विस्तार के बारे में। इसका जो मूल नाम है वो है अल्तमस। मूल नाम क्या है? अल्तमस। और जो उसका जो पूरा नाम है इसका शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, इसका जो पिता है, पिता का नाम था आलम खां। पिता की खूब खासी इज्जत थी, लेकिन जो इसके भाई थे इल्तुतमिश के, वो इससे जलन मानते थे, ईर्ष्या मानते थे। इसलिए उसके भाइयों ने इसको बेच दिया। किसको बेच दिया? वो था जमालुद्दीन को बेच देते हैं। तो लिख देते हैं इसको जमालुद्दीन को दास के रूप में बेच दिया। ठीक है। अब कुछ समय बाद जमालुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया। तो यहां आगे कुतुबुद्दीन
ऐबक ने खरीद लिया गलगां से, ने खरीद लिया, यहां से बाहर, और उसे एक पद दिया अमीर शिकार, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे खरीदकर एक पद नियुक्त कर देता है, उस पद का नाम है अमीर शिकार, यानी कि शिकार के साथ जो जाता है कहते हैं कि नौकर टाइप का सा एक अधिकारी, वह है अमीर शिकार। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो ग्वालियर विजय हुई, ग्वालियर विजय के रूप में इसे ग्वालियर का किला सौंप दिया जाता है। तो आगे लिख देते हैं, ग्वालियर विजय के बाद यह किला इल्तुतमिश को सौंप दिया या दे दिया। ठीक है, क्या लिखा? ग्वालियर विजय के बाद यह किला इल्तुतमिश को दे दिया जाता है या सौंप दिया जाता है। उसके बाद यह होता है कि इसे बुलंदशहर का शासक बना दिया जाता है। इसके बाद इसे क्या बनाते हैं? बुलंदशहर का शासक बना दिया जाता है। बुलंदशहर कहाँ है? जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद के पास में ही है बुलंदशहर, वहां का शासक इसे नियुक्त कर दिया जाता है। यहीं पर ऐबक अपनी पुत्री से विवाह करा देता है। ऐबक की पुत्री से विवाह, ठीक है। विवाह के तुरंत बाद ही इसे बदायूं का सूबेदार बना दिया जाता है। तो इसको कहते हैं विवाह उपरांत बदायूं का सूबेदार या शासक बना दिया जाता है। और बाद में 1211 में इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद शासक बन जाता है। हालांकि बीच में एक आराम शाह नाम का एक सुल्तान आता है, लेकिन उसको भी 8 माह के बाद उसे हटाकर मार दिया जाता है और यह शासक बन जाता है इल्तुतमिश। ठीक है, ये छोटा सा इसका परिचय है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये आ तो गया, लेकिन इसके सिर पर कांटों का ताज मिला, इसे अपने सिर पर कांटों का ताज मिला, यानी कि अपनी कुछ काफी चुनौतियां ऐसे मिली, काफी परेशानियां ऐसे मिली। अब वो परेशानी क्या है? परेशानी, जो परेशानी ऐबक के समय में थी वही परेशानी आज इल्तुतमिश के समय में है। पहली समस्या है कि यहां उसके मरने के बाद, ऐबक के मरने के बाद, वो लाहौर यानी कि जो दिल्ली का शासक के रूप में यलदौज अपना अधिकार मानता था कि मैं उसके मरने के बाद उत्तराधिकारी मैं बनूं, क्योंकि मैं उसका ससुर हूं, तो रिश्तेदारी है। उस रिश्तेदारी के तहत वो सोच रहा है कि मैं यहाँ का राजा बन जाऊं या सुल्तान बन जाऊं। इधर कुबाचा है, जैसा रिश्तेदार यलदौज है उसी प्रकार का रिश्तेदार कुबाचा है, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी उसका बहनोई है ऐबक का। लेकिन शासक कौन बन जाता है? शासक बन जाता है इल्तुतमिश। उसके बाद एक समस्या यलदौज की रही इसके सामने, एक समस्या कुबाचा की रही, एक जो चुनौती है वो रही है बंगाल की, क्योंकि ऐबक की मृत्यु के बाद जो यहां का जो शासक था वो था अली मर्दान। लिख देते हैं, एक चुनौती क्या है? एक चुनौती हमारी यलदौज, दूसरी
कोवाचा, तीसरी अली मर्दान, ये कहां है? बंगाल का है। ये कहां है? इस पर सिंध का शासक है, मुल्तान भी है, और इसे बाद में लाहौर भी मिल जाता है। यल्दौज कहां है? यल्दौज है गजनी का शासक। ठीक है, ये हुआ एक समस्या। एक समस्या जो चौथी समस्या ये थी कि जो राजपूत शासक, यानी राजपूत शासक नहीं कहेंगे, राजपूत सामंत थे, वो ऐबक के समय में बिल्कुल दबे दबे महसूस कर रहे थे। ऐबक की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राजा, स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, और उन्हें इल्तुतमिश अपनी चुनौती समझता है। चौथी चुनौती क्या है? राजपूतों का स्वतंत्र होना। ठीक है, अगली जो पांचवी चुनौती यही कि तुर्कों का विद्रोह, तुर्कों का विद्रोह। तो ये समस्या, उस समस्या ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों से। तो ये चुनौतियां हैं इल्तुतमिश के समय जब वो शासक बनता है। पढ़ते हैं उसके बाद में क्या क्या चुनौतियां हैं। पहला ये पढ़ा कि ये अपना उत्तराधिकार समझता है दिल्ली पर, इधर कुवाचा भी समझता है दिल्ली पर। यल्दौज ने एक राजकीय चिन्ह देकर भेजा इल्तुतमिश के लिए कि इल्तुतमिश मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, इल्तुतमिश मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। हालांकि उसे कोई जवाब नहीं देता है, हालांकि कह देता है मैं हाँ कर लिया, लेकिन वो एक ऐसे मौके का इंतजार करता है, एक मौका ऐसा आएगा कि यल्दौज को जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और 1215 में सोच कर लेते हैं यल्दौज के लिए। 1215 में एक यहां एक वो है ख्वारिज़्म साहब। क्या है यहाँ? ख्वारिज़्म। तो ख्वारिज़्म का जो शाह है, शासक, वो इस पर कर देता है अटैक, आक्रमण कर देता है यल्दौज पर। वो भागकर आता है सीधा लाहौर पर। ठीक है, अब ये सोच रहा है कि अगर लाहौर तक आ गया तो हो सकता है कि दिल्ली तक ना आ जाए, इसलिए उसे यही रोक लेता है। एक जगह है तराइन, और हम पढ़ चुके हैं दो तराइन। तराइन का जो पहला युद्ध होता है 1191 में होता है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य, जिसमें गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान उसमें जीत जाता है। दूसरा युद्ध होता है अगले साल यानी 1192 में, जिसमें गौरी जीत जाता है और चौहान हार जाता है। ठीक है, तीसरा युद्ध बहुत कम लोग जानते हैं कि तराइन का जो तीसरा युद्ध होता है वो होता है यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में। कब होता है? तराइन का युद्ध यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच होता है, जिसमें ये हार जाता है और उसको कैद कर बदायूं भेज दिया जाता है, जहां पर कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और इतिहासकारों का यह मानना है जो सबसे पहला जो इसका शत्रु था वो उसका सफाया यहां हो जाता है यल्दौज के रूप में। दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी चुनौती है कोवाचा, क्योंकि ये भी सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। इसने भी लाहौर पर अपना अधिकार जमा कर लिया। उसके में क्या हुआ? ये लाहौर भी, यहां पर सिंध है इसका, इधर मुल्तान है, लाहौर है, तो ये वाला हिस्सा कोवाचा के हिस्से में आ जाता है।
अब यहां तक लाहौर तक आ गया तो हो सकता है कि आगे भी जाएगा ये। अब ये अगले साल यानी कि हम कह दें 1216 या 17 में कह दें कुबाचा से युद्ध करता है, कुबाचा पर आक्रमण करता है, जिसमें लाहौर पर अधिकार कर लेता है और लाहौर पर अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद को शासक बना देता है। यानी कि लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर पर अधिकार करने के बाद अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को वहां का शासक नियुक्त कर देता है और आगे चल देता है। हालांकि ये इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और ये मान लेता है कि मैं वार्षिक कर के रूप में हर साल कुछ रुपए भेज दूंगा इल्तुतमिश के लिए, लेकिन बाद में ये मुकर जाता है और 1228 में फिर दोबारा अटैक होता है जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है और ये भागता है सिंध की तरफ। सिंधु नदी में एक नाव पर चढ़कर भागता है, वो नाव सिंधु नदी में डूब जाती है जहां इसकी कुबाचा की मृत्यु हो जाती है। इधर यल्दौज खत्म हो गया जो पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती कुबाचा की थी, वो यहां खत्म हो जाता है 1228 में। अब रह गई तीसरी चुनौती, इसमें अली मर्दान के रूप में। यहां का जो शासक था बख्तियार खिलजी के बाद जो शासक होता है वो होता है अली मर्दान। हालांकि ऐबक के समय में यह अली मर्दान उसके अधीनता में राज कर रहा है, ऐबक की अधीनता में राज कर रहा है, लेकिन जैसे ही ऐबक की मृत्यु होती है अली मर्दान बंगाल पर अपना स्वतंत्र सत्ता शासित कर देता है, अपने आप को स्वतंत्र शासक मान लेता है और इसको आंखें दिखाने लग जाता है। लेकिन ये बताते हैं कि जो अली मर्दान है, मिटा देते हैं इसको, जो अली मर्दान है कहां का है, बंगाल का। अली मर्दान बहुत ही अत्याचारी शासक है बंगाल का, वहां की जनता इससे बहुत परेशान थी और उससे जो खिलजी थे कुछ सरदार, तो खिलजी सरदार था, एक का नाम था उसका हिसामुद्दीन इबाज। हिसामुद्दीन इबाज अली मर्दान की हत्या कर देता है, यानी कि हिसामुद्दीन इबाज अली मर्दान की हत्या कर देता है और सत्ता पर बैठ जाता है हिसामुद्दीन। यहां बैठ तो गया लेकिन इसने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बाद में इल्तुतमिश अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को इसको हराने के लिए, इसे लड़ने के लिए भेजता है, जहां इसको ये हरा देता है और यहां भी मार देता है, यानी इसने इसको मारा है और इसने इसको मारा है। अब यहां शासक बन जाता है नासिरुद्दीन महमूद, लेकिन कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। एक सूबेदार और है बिहार का, एग्जाम में उसका नाम आता है, उसका नाम है मलिक जानी। मलिक जानी, ठीक है दोस्तों। तो यह समस्या जो इल्तुतमिश की चुनौती थी, यल्दौज खत्म हो जाता है, कुबाचा यहां खत्म हो जाता है। इधर जो अली मर्दान था, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, उसकी हत्या कर देता है हिसामुद्दीन इबाज। अब हिसामुद्दीन की हत्या कर देता है उसका जो पुत्र है नासिरुद्दीन महमूद। यह हो गया। अब इसी दौरान यहां चंगेज खान ख्वारिज़म पर आक्रमण करता है। चंगेज खान कौन है? चंगेज खान
जैसे हम कहते हैं मुगलों के वंशज रहे हैं चंगेज खान, क्योंकि बाबर की जो दादी थी उसकी तरफ से, माँ की तरफ से चंगेज खान की एक पूर्वज है इनका। तो चंगेज खान के नेतृत्व में ख्वारिज़म शाह पर आक्रमण कर देता है, और जो वहां का जो शासक था वो था मांगवर्दी। कौन है यहां पर? या लिख दें चंगेज खान, हालांकि बढ़ाएगा नहीं, तो इस पर आक्रमण कर देता है ख्वारिज़म शाह पर, और वहां का उस समय था जलालुद्दीन मांगवरनी। जलालुद्दीन मांगवरनी ये कहां का है? ख्वारिज़म पर, और इस पर आक्रमण कर देता है चंगेज खान। चंगेज खान के बारे में जान लेते हैं। ये मंगोल हैं, और ये उनसे पहले ये जाति है, ये जाति है स्टेपीज जनजाति है। कौन सी जाति है? स्टेपीज जनजाति, जो बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेती है, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता है, और ये चंगेज खान और इसका शासक बन जाता है। अब जो जलालुद्दीन मांगवरनी पर जो आक्रमण करता है, ये यहां भागकर आ जाता है इधर सिंध के पास। अब ये इसके लिए आता है कि ये यहाँ का जो शासक है इल्तुतमिश, हो सकता है कि उसकी मदद करे। लेकिन यहाँ इतिहासकार बताते हैं कि इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीतिक ज्ञान का सहारा लिया, और उसको वहां से मना कर दिया कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, हमारी जलवायु है, हमारा जो वातावरण है आपके लिए लायक नहीं है, आप चाहो तो वापस लौट सकते हैं। तो बिना कुछ कहे वापस लौट जाता फारस की तरफ, बिना कुछ कहे लौट जाता फारस की तरफ। और जो चंगेज खान था, हालांकि उसने चाहता तो भारत पर आक्रमण कर सकता था, लेकिन भारत पर आक्रमण नहीं किया, और वापस चला जाता है वो उसके पीछे फारस की तरफ। दो कारण है, एक कारण तो यह है कि उसे पीछे लाना है, उसे मांगवरनी के पीछे। दूसरा कारण यह है कि जो चंगेज खान है वो ठंडे प्रदेशों का रहने वाला है, और जो भारत है वो गर्म प्रदेश है, इसलिए जो उसके सैनिक हैं यहाँ की जलवायु को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आता। तो ऐसा माना जाता है कि भारत पर जो पहला मंगोल आक्रमण होता है वो होता है चंगेज खान के रूप में इल्तुतमिश के समय में। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये निपट गया, ये निपट गया, चंगेज खान आक्रमण था वो निपट जाता है। मलिक जानी ये वाला जो अली मर्दान है ये निपट जाता है। हालांकि एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो उसका बेटा है जवान है वो यहां उसकी मृत्यु हो जाती है। अब की बात ये वाला हो जाता है हमारा क्लियर, कुबाचा मरी जाता है, अली मर्दान खत्म हो गया। अब रह गया मेरे राजपूतों का और तुर्कों वाला, ये भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं तुर्कों के लिए। ऐबक की मृत्यु के बाद, ऐबक कौन है? तुर्की है, और जो वहां के तुर्क सूबेदार हैं, तुर्क सरदार हैं, वो नहीं चाहते कि सुल्तान कोई दास बने, सुल्तान कोई गुलाम बने, क्योंकि ये क्या है? इल्तुतमिश गुलाम है, तो इसलिए वो उसे नहीं चाहते। और इसके काल में दो विद्रोह होते हैं। दो विद्रोह कौन काल में होते हैं? एक है कुतबी, एक है कुतबी और एक है मोजी। इन्हें दो सरदारों के रूप में, तुर्क सरदारों के रूप में विद्रोह होता है, लेकिन इल्तुतमिश इस विद्रोह को बड़ी निर्दयता के साथ इसे दबा देता है, इनका दमन कर देता है। तो हालांकि इनका भी यहां समाप्त हो जाता है। अब एक बचता है, अब जो मंगोलों का आक्रमण होना था यह भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां अब क्लियर हो गया कि मंगोल इधर नहीं आएंगे। अब एक बचता है राजपूतों का स्वतंत्रता। अब इनको कैसे ये शांत करें, अब पढ़ना है हमें इसके बाद में।
कि जो राजपूतों ने स्वतंत्रता अपने आप में घोषित कर दिए थे, ऐबक के बाद में, ऐबक के समय में बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन ऐबक की मृत्यु के बाद हर राजपूत राजा अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। तो उनसे कैसे निपटेगा इल्तुतमिश, वो देख लेते हैं। सबसे पहले 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। शासक है वहां का वीर नारायण। 1226 में रणथंभौर कहां है? रणथंभौर राजस्थान में। तो वहां का जो राजपूत शासक है वीर नारायण, वो शासक है और उसके खिलाफ एक अभियान छेड़ देता है, उस पर आक्रमण कर देता है रणथंभौर पर, और यहां ये हार जाता है। ठीक है। अगले साल 1227 में हम इसे मंदोर बोल सकते हैं और मंडावर भी कह सकते हैं। मंडावर पर भी आक्रमण कर देता है और वहां भी जीत जाता है और वहां भी अधिकार कर लेता है। अगले साल यानी कि 1228 और 29 में कह सकते हैं, ये जालौर पर आक्रमण कर देता है। कहां पर? जालौर। जालौर कहां है? जालौर राजस्थान में एक जिला है और वहां का जो शासक है वो चौहान नाम है, चौहान वंशी है, उसका नाम है उदय सिंह, यानी कि उदय सिंह चौहान कह सकते हैं। उस पर आक्रमण कर देता है, यहाँ ये भी हार जाता है, पराजित हो जाता है, तो यहां भी अधिकारी हो जाता है। यानी कि 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण हो जाता है, 27 में मंदौर पर आक्रमण हो जाता है, 28-29 में जालौर पर जो राजस्थान में यहां पर आक्रमण हो जाता है, उदय सिंह चौहान यहां हार जाता है। और हारने के पश्चात वो ये मान लेता है कि मैं वार्षिक जो राशि है, वार्षिक जो कर है, मैं उसको भेजता रहूंगा। इसलिए उसे राज वापस मिल जाता है। इसके बाद वो बयाना का है, फतेहपुर सीकरी से आगे बयाना पड़ता है राजस्थान में। बयाना पर आक्रमण करता है, अजमेर पर करता है, नागौर पर आक्रमण करता है। तो यहां पर आक्रमण करता जाता है और ये जीत जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहां के बाद वो अपना रुख कर देता है ग्वालियर की तरफ। यह है राजस्थान का हिस्सा। राजस्थान का हिस्सा करने के बाद 1231 में 2 साल रुकता है, ये करता है ग्वालियर पर। ग्वालियर पर आक्रमण कर देता है और यहां का जो शासक है वो है मंगल सिंह। शासक कौन है? मंगल सिंह, जो कि हार जाता है, यहां भी जीत जाता है। इसके बाद 1233 या 34 में कह दें, ये हो जाता है वहां पर कालिंजर। जो ग्वालियर के बाद में आता है कालिंजर। इसे आज हम बांदा और महुआ एक जगह है, इकट्ठा कर दें तो बन जाएगा कालिंजर। ठीक है। यहां का शासक है चंदेल वंश का शासक है, नाम है उसका त्रिलोक वर्मन। शासक कौन है यहाँ का? चंदेल वंश का है। तो हमें कालिंजर पर, खजुराहो पर उस समय चंदेल वंश का शासक चल रहा था और वहां का जो शासक है त्रिलोक वर्मन, हालांकि वो उसे आते ही सामना नहीं कर पाता और वो भाग जाता है और यहां भी अधिकार हो जाता है इल्तुतमिश की सेना का। अगली बार 1235, इसे लिख देते हैं हम यहां। 1235 में आक्रमण करता है वो नागदा पर। नागदा पर करता है, यहां भी अधिकार कर लेता है। जहां का जो शासक है वो है क्षेत्र सिंह। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो उसका अंतिम अभियान है 1236 में, यह है बामियान। ये कहां है? यह है अफगानिस्तान में।
ये जाता है बामियान, इसे बानियान भी कह सकते हैं कई बार। यहां पर बौद्ध धर्म से जुड़ी बहुत सी चीजें मिली हैं, गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म की जो गुफाएं हैं वो है बामियान में। तो यहां पर आक्रमण करता है, ये इसका अंतिम अभियान है। क्या है? अंतिम अभियान है। लेकिन इस अभियान को पूरा नहीं कर पाता है। रास्ते में अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न आता है कि इल्तुतमिश का अंतिम अभियान कौन सा है? तो बामियान या बानियान जो कि अफगानिस्तान में है, वो उसका अंतिम अभियान है जो पूरा नहीं हो पाता है इसे, और रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। अब देखते हैं इसका जो प्रशासनिक काम कौन सा है। अब तक हमने पढ़ा कि इसका राजनीतिक कार्य पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे हम इसका प्रशासनिक कार्य। तो सबसे पहले एक कार्य है, 40 सरदारों का एक गुट बनाता है। 40 सरदारों का गुट बनाता है, दल बनाता है, जिसे तुर्कान चेरगामी कहते हैं। 40 दासों का एक गुट कह सकते हैं, 40 सरदारों का गुट कह सकते हैं, दास चालीसा कह सकते हैं, गुलाम चालीसा कह सकते हैं, कई नामों से जाना जाता है ये वाला गुट। इसके बाद न्याय व्यवस्था के लिए, न्याय के लिए इसने एक पद नियुक्त किया। इसे पद का नाम है अमीर दाद। इसका काम है कि अगर कोई फरियाद लेकर आता है तो उसको सुनना, और उसके बाद में अगर इनके बस की बात न हो तो उसे आगे तक पहुंचाना। आगे जो इसके ऊपर रहता है वो रहता है काजी, जो अंतिम निर्णय लेगा, यानी कि एज अ सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? ये हम कहते हैं हाई कोर्ट, ये है सुप्रीम कोर्ट। जो अंतिम निर्णय होगा वो होगा काजी के हाथ में। और ये इसमें क्या करता है, अपने महल के सामने एक संगमरमर की, यानी दोनों गेट के दोनों तरफ शेर की प्रतिमा बना देता है, उस पर घंटी लगा देता है। अगर कोई फरियादी, अगर कोई न्याय मांगने वाला अगर कोई आता है तो उस पर घंटी बजा देगा, और वो उसके जो सैनिक हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो दौड़कर आएंगे और उसकी फरियाद सुनेंगे और शॉर्ट आउट करेंगे। तो ये 40 सरदार गुट हो गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्याय के लिए अमीर दाद और काजी के नियुक्त कर दें। अगले इसके लिए शुद्ध अरबी के सिक्के, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाता है। पहला शासक है जो शुद्ध अरबी के सिक्के चलाता है, जिसमें से एक है टका, जो 175 ग्रैंड का होता है, जो चांदी का होता है। लेकिन कुछ सिक्के सोने के मिल जाते हैं टका के रूप में। दूसरा सिक्का है जीतल। ठीक दोस्तों, यह है जीतल पीतल का, तांबे का। लेकिन यह प्रश्न आता है कि सबसे पहले इसने शुरुआत की सिक्कों पर टकसाल का नाम आता है, कोई कौन सी टकसाल का सिक्का है, इसने अपना नाम और खलीफा का नाम लिखने की शुरुआत इसने की सिक्कों पर। यह हो गया। इसके बाद क्या देख देते हैं हम, कुछ निर्माण कार्य करता है। निर्माण कार्य में क्या है कि सबसे पहले सुल्तान गढ़ी का मकबरा यह बनाता है अपने पुत्र की याद में। उसका पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, जो कम उम्र में एक्सपायर हो जाता है। यहां जो ये वाला पढ़ा था हमने, तो उसकी याद में दिल्ली में बनाता है, जो लाल किले के आसपास है, सुल्तान गढ़ी का मकबरा। दूसरा, और ये माना जाता है कि यहीं से मकबरा शैली की शुरुआत होती है। तो कैसा प्रश्न आता है कि मकबराओं का जन्मदाता कौन है, यानी कि मकबरा शैली का जन्मदाता शासक कौन है, तो वो है इल्तुतमिश। दूसरा, खुद का मकबरा भी ये दिल्ली में है। एक है हौजा शमसी, एक ऐसे तालाब का जो लोगों के काम में आ
क्लास में पढ़ा था कि उसकी शुरुआत की थी ऐबक ने, लेकिन ऐबक जल्दी मर जाता है। उसके बाद उसके निर्माण कार्य को 4 मंजिल तक पूरा करता है इल्तुतमिश। उसके बाद में बिजली आती है, जो आकाशीय बिजली है वो ऊपरी मंजिल को तोड़ देती है। उसके बाद उसका जो 2 मंजिल बनाता है फिरोज शाह तुगलक, और उसका जो और निर्माण कराता है, यानी कि सौंदर्यीकरण कहते हैं उसे, या जीर्णोद्धार कहते हैं, वो कराता है उसका सिकंदर लोदी। यानी कि कुतुब मीनार में 4 शासकों का योगदान है उसके निर्माण में। अगला, जो अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण करता है, अजमेर में मस्जिद का निर्माण करता है। दिल्ली में एक काम करता है मदरसा का, पहली बार मदरसा का निर्माण दिल्ली में होता है। इसे शमसी मदरसा भी कह सकते हैं इसे। और एक और होता है नासिरी मदरसा, अपने पुत्र की याद में एक और 2 मदरसे बनाता है, एक शमसी मदरसा और एक नासिरी मदरसा। इसका भी निर्माण करता है दिल्ली में। और अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण करता है, और अजमेर में जो दरगाह है उसमें भी कुछ काम कराता है। ठीक है दोस्तों। एक है राजधानी, जिन्हें देते हैं राजधानी, लाहौर से दिल्ली कर देता है, यानी कि राजधानी का परिवर्तन कर देता है। पहले राजधानी कहाँ है? पहले लाहौर में है, लेकिन हमें पता है कि यहां से अटैक हो सकता है, इसलिए राजधानी को ले जाता है वो दिल्ली में। एक और इसके लिए जो फेमस क्वेश्चन आता है वो हम यहां लिख देते हैं, वो है एकता प्रणाली की शुरुआत करता है। अब एकता प्रणाली क्या है कि किसी एक बड़े साम्राज्य को कई हिस्सों में बांट देना सुविधा के लिए। हम यहां कहते हैं एक बहुत बड़ा ये हिस्सा है, ये इसका साम्राज्य है, और इस साम्राज्य को कई हिस्सों में बांट देता है, और यहाँ एक एक सूबेदार या एक शासक यहाँ भेज देता है। क्योंकि जो शासक रहता है वो तो करेगा दिल्ली पर शासन करेगा, लेकिन पूरे भारत पर शासन कैसे होगा, वो इसके टुकड़े कर देता है, जो भाग कर देता है, और हर भाग में एक सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। तो एक है इसका एकता प्रणाली की शुरुआत। इस एकता का मतलब होता है भूमिगत टुकड़ा। और एक स्थायी सेना का निर्माण करता है, यहां से स्थायी सेना का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। इसमें एक प्रश्न और आता है कि सबसे पहले जब ये दास के रूप में आया था तो ऐबक ने इसको एक उपाधि दी थी, और उपाधि थी अमीर उमरा की उपाधि। कहा ले देते हैं हम, ले देते हैं ऐबक द्वारा अमीर उमरा की उपाधि मिलती है इल्तुतमिश को। ठीक है दोस्तों। और एक इसमें प्रश्न और आता है, मुख्य प्रश्न है कि 19 फरवरी 1229 इसमें एक बगदाद का जो खलीफा है उसका नाम है अल मुंतसिर बिल्लाल, अल मुंतसिर बिल्लाह। इसका दूत आता है दिल्ली में। कब आता है? 19 फरवरी 1229 को जो बगदाद का जो खलीफा है अल मुंतसिर बिल्लाह का दूत आता है, इसको एक प्रमाण पत्र देता है कि अब से तू दिल्ली का शासक है। यानी कि इसको राजकीय एक पत्र दे देता है, प्रमाण पत्र। और तभी से माना जाता है कि मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक, पहला जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है दोस्तों। ये है आज कुछ जो इल्तुतमिश के बारे में जानकारी है। आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए। आपके जो भी कमेंट हो, जो भी शिकायत हो, आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।